नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मुद्रा की पूर्ति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मुद्रा की मांग के बारे में पढ़ा था, जिसकी मुद्रा की मांग के दो प्रयोजन होते हैं, सव्यवहार प्रयोजन और सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। उनके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। देखो बच्चों, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या होता है समझना। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय उपलब्ध मुद्रा की मात्रा उस देश की मुद्रा की पूर्ति होती है। तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो गई, किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय उपलब्ध मुद्रा की मात्रा उस देश की मुद्रा की पूर्ति होती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय उपलब्ध मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कागजी मुद्रा। देखो बच्चों, कभी कभी प्रश्न इसे पूछते हैं, कागजी मुद्रा क्या होती है, कागजी मुद्रा किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुना, कागजी मुद्रा क्या है। कागजी मुद्रा से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्कों से है। ध्यान देना बच्चों, कागजी मुद्रा क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जो भारत का रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और ये क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है, ये नोट जारी करता है। तो जारी करेंसी नोट और सिक्कों से है। तो कागजी मुद्रा का अर्थ समझ में आ गया होगा कि कागजी मुद्रा का तात्पर्य अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्कों से है। इसका सोने और चांदी के सिक्कों की तरह कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, सोने और चांदी के सिक्कों का कुछ आंतरिक मूल्य होता है, परंतु इन कागजी नोटों का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। यह सरकार के आदेश पर प्रचलित होते हैं। जो ये कागजी नोट होते हैं ना, करेंसी नोट होते हैं, ये सरकार के आदेश पर क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं, तथा सभी व्यक्तियों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। सरकार के आदेश पर ये चलते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए इसे कागजी मुद्रा के साथ साथ आदेश मुद्रा और वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, जो कागजी मुद्रा है उसे आदेश मुद्रा और वैधानिक मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों वैधानिक मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त होती है। और आदेश मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के आदेश द्वारा प्रचलित होती है। तो कागजी मुद्रा समझ में आ गई होगी बच्चों। फिर बात करते हैं मांग जमा। देखो मांग जमा क्या होती है, इसके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है। यानी मांग जमा समझ में आ गई होगी। जैसे कोई भी खाताधारी होता है या अकाउंट होल्डर होता है, वो मांग करता है तो बैंक द्वारा तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो मांग क्या होती है, जमा मांग या मांग जमा होती है। जैसे आप अभी बैंक में जाते हो और आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप क्या करते हो, बैंक पैसों की मांग करते हो, तो बैंक क्या करता है, तुरंत आपको भुगतान कर देता है। तो वो क्या है, मांग जमा कहलाती है। यानी ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है, वो मांग जमा कहलाती है। तो मांग जमा भी समझ में आ गए होंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट सिक्के आते हैं। तो ध्यान देना, जो वर्तमान आधुनिक युग है या अर्थव्यवस्था है, उसके मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देश में प्रचलित नोट जो मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे करेंसी नोट है, सिक्के आदि। और भारत देश का मौद्रिक प्राधिकरण कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये बच्चों, ये जो बातें बताई है मैंने मुख्य मुद्रा की पूर्ति से संबंधित, ये आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनको नोट भी कर लेना आप। अब हम बात करते हैं भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक। तो ध्यान देना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है और परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति के मापक। कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक क्या क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ये वीडियो अंत तक देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है परीक्षा के संबंधित और आने वाले एग्जामों के संबंधित में। अब है भारत में
मुद्रा की पूर्ति के मापक, भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक। तो ध्यान देना बच्चों, भारत में मुद्रा की पूर्ति के 4 मापक है। कितने हैं? 4 मापक है। अब इन चारों मापकों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मापक की, जिसका नाम है, 4 मापक है, M1, M2, M3 और M4। ये 4 मापक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। देखो M1 में क्या आता है? CC प्लस DD प्लस OD। देखो CC प्लस DD प्लस OD। CC क्या है? जनता के पास जमा करेंसी। DD क्या है? बैंकों की मांग जमाए। और OD क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाए। तो M1 में क्या क्या शामिल है? जहां CC बराबर है जनता के पास जमा करेंसी। तो जनता के पास जो भी करेंसी होती है वो CC में आती है। जनता के पास जमा करेंसी। DD है व्यवसायिक बैंकों की मांग जमाए। और OD आएगी भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाए। तो बच्चों आपको पहला मापक समझ में आ गया होगा, M1। तो M1 क्या है? CC प्लस DD प्लस OD। जहां आपको बताना होगा CC क्या है? जनता के पास जमा करेंसी। DD क्या है? व्यवसायिक बैंकों की मांग जमाए। और OD क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाए। तो बच्चों आपको M1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं M2 की। तो M2 में क्या शामिल होता है? M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की, ध्यान देना, डाकघर बचत बैंकों की कुल बचत जमाए। तो ध्यान देना बच्चों, M2 में क्या शामिल होगा? कि जो डाकघर बचत बैंक है उनके कुल बचत जमाए शामिल हो जाएगी। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? M2 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आपको M2 भी समझ में आ गया होगा। थर्ड है M3 होगा M1 प्लस, ध्यान देना बच्चों, M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की आवधिक जमाए। तो M3 में क्या आएगा? M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की आवधिक जमाए, यानी टाइम डिपॉजिट शामिल हो जाएगी M1 में। जब आप M3 आपको प्राप्त हो जाएगा। और चौथा है M4। तो M4 में क्या आएगा? M3, यानी M3 शामिल हो जाएगा ये, प्लस डाकघर बचत बैंकों की समस्त जमाए। तो ये 4 मापक हो गए, M1, M2, M3, M4। तो ध्यान दे लो, M4 क्या है? M3 में डाकघर बचत बैंकों की समस्त जमाएं आ जाएगी, यानी समस्त जमाएं शामिल हो जाएगी। तो बच्चों आपको जो मुद्रा की पूर्ति के 4 मापक है वो समझ में आ गए होंगे। पहला है M1 CC प्लस DD प्लस OD। इसमें क्या क्या शामिल होगा? जनता के पास जमा करेंसी में जुड़ जाएगा व्यवसायिक बैंकों की मांग जमाए। और उसमें जुड़ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमाए। तो आपको M1 प्राप्त हो जाएगा। M2 क्या होता है? कि M1 में डाकघर बचत बैंकों के कुल बचत जमाए जुड़ जाएगी। तो आपको M2 प्राप्त हो जाएगा, यानी M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की कुल बचत जमाए। M3 क्या होगा? कि M1 में व्यवसायिक बैंकों की आवधिक जमाए जुड़ जाएगी। तो आपको M3 प्राप्त हो जाएगा, यानी M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की आवधिक जमाए। और M4 क्या होगा? M3 में डाकघर बचत बैंकों की समस्त जमाएं जुड़ जाएगी। तो आपको
M4 प्राप्त हो जाएगा, नहीं M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों की समझ जमाए। तो इस प्रकार ये चारों मापक आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर M1 देखो बच्चों, ये M1 है, इसको बोलते हैं M1 को संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ये नोट कर लेना आप कि M1 को क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, जबकि M3 को व्यापक मुद्रा या विस्तृत मुद्रा कहते हैं, विस्तृत मुद्रा कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि संकीर्ण मुद्रा या संकुचित मुद्रा क्या है, तो आपका आंसर होगा M1। ये M1 को क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा। आपसे कोई पूछे कि भारत में व्यापक मुद्रा क्या है, तो आप बता दोगे कि भारत में व्यापक मुद्रा का स्तर क्या है, M3 है। तो M3 क्या व्यापक मुद्रा यानी विस्तृत मुद्रा कहते हैं, जबकि M1 क्या संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको भारत में मुद्रा की पूर्ति के जो मापक है ना चार, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है चारों मापक, ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाता है तो चारों मापक का, तो आपके समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, और मैं आशा भी करता हूं कि आपके समझ में आए हैं। अब हम बात करते हैं विमुद्रीकरण की बच्चों, कि विमुद्रीकरण क्या होता है। बच्चों इनको नोट करते रहना आप, ठीक है ना। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, इंग्लिश में नाम इसका डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है। ध्यान देना बच्चों, विमुद्रीकरण क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार कानूनी तौर पर पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है या नई मुद्रा का प्रचलन करती है, उसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है और सरकार जो अर्थव्यवस्था होती है उसको खतरा होता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगी कि विमुद्रीकरण क्या है। तो मैं बता देता हूं, डेफिनेशन लिखिए। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार कानूनी तौर पर पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है। ध्यान देना बच्चों, कानूनी तौर पे क्या है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है तथा नई मुद्रा की घोषणा करती है, या नई मुद्रा चलाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार कानूनी तौर पर जो पुरानी मुद्रा होती है उसको समाप्त कर देती है और नई मुद्रा की घोषणा करती है, नई मुद्रा चलाई जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण क्यों उपयोग में लाया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए
खतरा रहता है, इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा विमुद्रीकरण क्या है, कि विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार कानूनी तौर पर पुरानी मुद्रा को तो समाप्त कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, नई मुद्रा चलाई जाती है, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। जब इसका उद्देश्य क्या है विमुद्रीकरण का, कि जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है और जो कि अर्थव्यवस्था के लिए खतरा रहता है, तो इसको दूर करने के लिए विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। भारत में विमुद्रीकरण का उपयोग कब किया गया था, आपको पता है कि 8 नवंबर 2006 को, सॉरी 2016 को, ध्यान देना बच्चों, 8 नवंबर 2016 तारीख याद रखना बच्चों। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी कर दी थी, याद हो आपको। तो उस समय 500 के और 1000 के जो नोट थे ना, उनको चलन से बाहर कर दिया था। घोषणा कर दी थी कि आज से 500 के और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो उनको क्या कानूनी तौर पर क्या है, समाप्त कर दिया गया। तो वही तो क्या था, विमुद्रीकरण था। तो समझ में आ गया होगा कि विमुद्रीकरण क्या है। तो भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया, 8 नवंबर 2016 को। तो मेरे हिसाब से आपको जो विमुद्रीकरण वाला पॉइंट टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभी क्या है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं या इसका तात्पर्य क्या है, इसका ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आज का जो वीडियो है जिसमें हमने पढ़ा कि मुद्रा की पूर्ति क्या है और मुद्रा की पूर्ति के मापक क्या है 4, वो जाने और विमुद्रीकरण जाना। तो मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो है आपको अच्छा भी लगा है, इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।